स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से जांचने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है आपके पास ये। तो आप इसको पूरा सॉल्व करें और वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। इसके अंदर आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 40 क्वेश्चन GS के और 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने हिंदी के लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं हमारे, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है इनमें से वो है ऑप्शन बी, आहुति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कि दंत वर्ग से नहीं बोला जाता है, दंत से नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्णमाला वाली वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कचट तप और KTM 2, इन दोनों को आपने एक साथ में लिखना है। और ये जो तीनों वर्ण हैं ता वर्ग के हैं, ता, थ, द, ध और न, ये ता वर्ग के हैं, ये दंत से बोले जाते हैं। टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसको यहाँ पे किस कर देना। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह आदिकाल की रचना है। आदिकाल का जो टाइम पीरियड माना जाता है ये 650 से लेकर 1350 के मध्य माना जाता है। एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि ये जो टाइम पीरियड है इसको सर्वप्रथम आदिकाल किसने कहा था? तो ये जो आदिकाल कहा था, इस काल को आदिकाल माना था हजारी प्रसाद ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आदिकाल किसने माना था? हजारी प्रसाद ने। इसी काल को सिद्ध सामंत काल माना था राहु सांकृत्यायन ने। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला है, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे ये जो आप है ये खुद के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये होगा निजवाचक सर्वनाम, ये खुद के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो ये रचना है स्मृति की रेखाएं, ये रचना है महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का ये एक रेखा चित्र है। इसकी रचना इन्होंने 1947 में करी थी। और महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र और है जो इम्पॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र। तो ये भी आपको याद रखना है, अतीत के चलचित्र किसका रेखा चित्र है? वो भी महादेवी वर्मा का है। और इसकी रेखाएं ये भी इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है? तो रेखांकित शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो रेखा धन अंकित यहाँ पर बनेगा, यानी कि आ से आ मिलकर ये बड़े वाली आ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके अंदर कौन सी संधि होगी हमारी? दीर्घ संधि यहाँ पर होगी। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए यहाँ पे अगर हमें एक शब्द चुनना है तो राइट आंसर होगा अकथनीय। जिसे कहा ही नहीं जा सकता उसे कहा जाएगा अकथनीय। अगला है, आंख उठाना लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख उठाने का अर्थ होता है किसी को शत्रु भाव से देखना। ठीक है, जैसा बोला जाता है ना कि यहाँ पे जनता ने आंख उठा दिया, विद्रोह कर दिया, तो शत्रु भाव से देखना किसी को, उसी को कहा जाता है आंख उठाकर देखना। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए जहाँ पर शब्द एक होता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वो होता है श्लेष अलंकार। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। जहाँ पे वर्ण की रिपीटेशन होती है, जहाँ पे वर्ण एक से ज़्यादा बार आता है वहाँ पर होता है अनुप्रास। ठीक है, जहाँ पे शब्द की रिपीटेशन होती है, शब्द एक ही शब्द बार बार आता है, वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। लेकिन जहाँ पे शब्द एक बार आता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है हर अर्थ के अंदर, हर लाइन के अंदर उसका अर्थ अलग होता है, वो होता है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए जो गबन उपन्यास है, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये सभी उपन्यास किसके हैं? ये प्रेमचंद के हैं। आग का दरिया उपन्यास इनका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यथार्थ शब्द का विलोम शब्द होगा। तो यथार्थ का मतलब होता है सच, हम इसको मान सकते हैं यथार्थ यानी कि जो सत्य है, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा कल्पित, यानी कि जो कल्पना है हमारी। ठीक है, अपने मार्क्स यहाँ पे ज़रूर काउंट करें और जो आपके गलत है उनके नेगेटिव मार्किंग लगाएं, जो सही है उनका सही मार्किंग लगाएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आती हैं हमारी? बुंदेली भी आती है, ब्रज भी आती है, कन्नौजी भी आती है, लेकिन जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अगला है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था पतंजलि ने। देखिए पतंजलि की एक रचना है महाभाष्य, तो इसी रचना के अंदर, इसी ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द आया है। तो आपको याद रखना है किस ग्रंथ में आया है, महाभाष्य। किसकी रचना है? पतंजलि की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो संविधान है हमारा, उसके अंदर अनुसूची है कौन सी जिसके अंदर भाषाओं को रखा गया है? तो राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। ठीक है, अनुसूची पूछेगा 8वीं। अगर पूछेगा भाग कौन सा है, तो भाग होगा 17। आर्टिकल पूछेगा तो 343 से लेकर 351 तक, ये सभी किससे रिलेटेड है? ये हमारी भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक है, मूल संविधान के अंदर जब संविधान बनाया गया तो मूल भाषाएं कितनी थी संविधान की 8वीं अनुसूची में? तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हैं? इसके अंदर 22 भाषाएं हैं। अगला है निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है आपने बताना है। तो जो ये है अक्षा, ये भी संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी है, ज्ञा भी है। जो ये षटकोण वाली शाह है, ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, 3 आपने देख लिए, चौथा होता है ये वाला। ठीक है, तो ये नहीं है, ये वाला है। अगला है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है हिंदी नई चाल में ढली वर्ष 1873 में, यह कथन किसका है? देखिए यह जो स्टेटमेंट है ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये प्रश्न इस तरीके से भी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? तो आपको बताना है 1873 में। ठीक है, अगला प्रश्न है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए तीर का इनमें से पर्यायवाची शब्द है बाण, शर भी है, नाराज भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा शायाक तीर का पर्यायवाची शब्द होता है, सिली मुख एक शब्द है वो भी तीर का पर्यायवाची होता है, तार इसका पर्यायवाची नहीं है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इनमें से आपने बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उसने खाना खाया और सो गया। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये हमारा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य वे होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, या तो और से, या से, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जो जुड़े होते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिनके अंदर 2 स्टेटमेंट होती हैं लेकिन दोनों फ्री होते हैं। ठीक है, अगला है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक है वो है इनमें सज्जन। ठीक है, ऑप्शन ए पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे हिंदी के। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा उत्तराखंड और जीएस का। तो फ्रेंड्स अपना यहाँ से स्कोर को और ज़्यादा करते हुए चले, मार्क करते हुए चले, और पूरा स्कोर अपना कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपनी तैयारी को जांचें। आपने, मुझे पता है आपने तैयारी थोड़ी कम कर दी होगी, लेकिन यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दें और देखें आपको यहाँ पर अगर यही प्रश्न एग्ज़ाम में मिलता तो आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बनते। चलिए आगे शुरू करते हैं। उत्सायु बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो परियोजना है ये हमारी अलकनंदा नदी पर स्थित है, और अगर जिला पूछेगा तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला है मौछंग क्या है? देखिए मौछंग एक प्रकार का हमारा वाद्य यंत्र है, और यह वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है प्रश्न बन सकता है। तो ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है। प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र पशुचारकों द्वारा बजाया जाता है? तो वो है मौछंग। एक और चीज़ आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, मौछंग नाम से ही एक काव्य संग्रह भी है। तो प्रश्न बन सकता है मौछंग काव्य संग्रह किसकी रचना है? चक्रधर बहुगुणा की वो रचना है। ठीक है, अगला है विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व के अंदर जो पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था ये किया गया था वज्जी के अंदर। देखिए वज्जी एक महाजनपद था और इसकी राजधानी थी वैशाली। तो यहाँ पर स्थापित किया गया था सबसे पहला गणतंत्र। कहाँ पर? वैशाली के अंदर। लेकिन आपको महाजनपद याद रखना है, कैपिटल आपको उसकी याद हो ही जाएगी। ठीक है, महाजनपद वज्जी था और इसकी राजधानी थी वैशाली। महाजनपदों की राजधानियाँ भी पूछी जाती है, आपको इनकी राजधानी भी याद रखनी है। मगध की बात करें तो मगध की राजधानी पेपर में पूछी जा चुकी है, राजगृह इसकी राजधानी है। वज्जी की राजधानी हमने बात कर दी वैशाली है। मिथिला भी इसी की राजधानी थी। कौशल की बात करें, जो कौशल महाजनपद था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी।
अगला है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई। देखिए जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी है इसकी स्थापना 1843 के अंदर की गई थी। लिस्सर नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए लिस्सर नदी को दारमा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा की। पूर्वी धौली गंगा की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं? एक तो हो गई दारमा जिसको लिस्सर भी कहते हैं, इसके अलावा नान दारमा और सेला यांगटी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्वी धौली गंगा की। जबकि पूर्वी धौली गंगा खुद किसकी सहायक नदी है? काली गंगा की। सिकंदर का निधन कब हुआ था। देखिए जो सिकंदर था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, भारत विजय अभियान इसका चला था 326 ईसा पूर्व में। अगर आपको प्रश्न बनेगा सिकंदर का भारत अभियान कब था, कब शुरू हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। इसकी मृत्यु यहाँ पे पूछी जा रही है तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन नामक एक जगह पर। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन नामक एक जगह पर 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर जन्म पूछा जाता तो इसका जन्म होता है 356 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये हमारा बिहार में स्थित है। वर्ष 1918 में आयोजित कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कुमाऊं परिषद अच्छे से पढ़ के जाना है। कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन होता है इसका आयोजन हल्द्वानी के अंदर होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तारादत्त गैरोला। ठीक है। नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? देखिए जो ये नया जमाना साप्ताहिक पत्र था, समाचार पत्र, ये देहरादून से प्रकाशित होता था। 1956 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। संपादक थे इसके राधाकृष्ण कुकरेती जी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो जो भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल आप बॉर्डर मान सकते हैं वो किस देश के साथ है? वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ यहाँ पे सबसे लंबी बॉर्डर है भारत की। ठीक है, कितनी है? तो अगर हम बात करें ये लगभग है 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये इसके साथ है बांग्लादेश। मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लगभग इतनी है, 4096, हालांकि पॉइंट में भी है। पाकिस्तान के साथ बात करें तो 3323 वर्ग जो किलोमीटर है ये पाकिस्तान के साथ है। चीन के साथ ये 3488 के करीब है किलोमीटर में। और अफ़गानिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ ये बैठ जाता है लगभग 106 किलोमीटर में। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। अगला है रेड इंडियन जनजाति निवास करती है। तो रेड इंडियन प्रमुखतः किस महाद्वीप में निवास करती है ये आपने बताना है। कहाँ की ये मूल निवासी माने जाते हैं रेड इंडियन? ये निवास करती है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका विशेषकर कनाडा के अंदर, वहाँ के ये मूल निवासी माने जाते हैं रेड इंडियन। अगला है भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि कब हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच ये हुई थी 1996 के अंदर। ठीक है, 1996 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो उत्तराखंड के अंदर ई वे बिल जो व्यवस्था थी ये लागू की गई 20 अप्रैल 2018 से। ठीक है, ऑप्शन ए। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यानी कि एक ईंट मिली है यहाँ से जहाँ पे उसके ऊपर एक कुत्ता दिखाया गया है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो ये कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ों से मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा, ये लगभग हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर पूछता पहली भारतीय महिला कौन थी तो वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये कब बनी थी अध्यक्ष? ये बनी थी 1917 के अंदर। ठीक है, सरोजिनी नायडू कब बनी थी? आई थिंक ये 1925 में बनी थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखिए यह प्रश्न भी 2 से 3 प्रकार से पूछा जाता है आपकी परीक्षा के अंदर। पहला तो यही कि सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है, तो राइट आंसर है सिंधु नदी। अगर पूछता आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है सरस्वती। दोनों बातें याद रखनी है, सबसे पवित्र पूछेगा सरस्वती, सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का किया गया है, तो वो है हमारी सिंधु नदी। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर केवल 1 बार आया है और यमुना नदी का उल्लेख केवल 3 बार आया है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड यह योजना उत्तराखंड ने लागू करी थी 1 जुलाई 2020 को और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का 17वां राज्य बना था। ठीक है,
अगला है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी है 15 अगस्त 1995 के अंदर। ठीक है, कब होती है? 15 अगस्त 1995। अगला है कंप्यूटर माउस की खोज किसने करी थी? देखिए, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था ये किया था डगलस एंजलबर्ट ने 1960 के अंदर। ठीक है। कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो किताब है कुमाऊं की चित्रकला ये लिखी है यशोधर मठपाल ने। 40वें का जो आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी। अगला है बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? तो बैरास कुंड जो है यह चमोली में स्थित है, और अगर आसन बैराज पूछा जाता तो वो देहरादून हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर चमोली। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? जब सिकंदर था, यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय मगध का शासक कौन था? तो राइट आंसर है यहाँ पर घनानंद। ठीक है। अगला है कुमाऊं का बलबन किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बलबन कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। देखिए, जब यहाँ पे चंद वंश का अवनति काल शुरू हुआ, देवी चंद आ गया, चंद वंश डूबने लगा, उसको दोबारा से खड़ा करने का जो श्रेय जाता है वो बाज बहादुर चंद को जाता है। हालांकि इसके बाद दोबारा से चंद वंश पूरी तरीके से डूब गया, लेकिन इसी को माना जाता है कुमाऊं का बलबन। जिस प्रकार जब दिल्ली सल्तनत थी और गुलाम वंश बिखरने लगा था, तो बलबन ने वहाँ पे दोबारा से इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, जब सल्तनत काल जो था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश डूबने लगा था, बलबन ने उसको दोबारा से खड़ा किया था। ठीक है, तो कुमाऊं का बलबन कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें एक जैन रचना के अंदर, उसका नाम है भगवती सुत्त। ठीक है, अगर ये प्रश्न होता कि किस बौद्ध रचना में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सी रचना होती? वो होती हमारी अंगुतर निकाय। तो दोनों बातें याद रखनी है। जैन ग्रंथ पूछेगा जिसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो वो है हमारा भगवती सुत्त, और अगर बौद्ध धर्म का पूछेगा तो वो है अंगुतर निकाय। अगला है चंदोमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंदोमती माता का मंदिर जो है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने रामायण का तमिल अनुवाद किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ब्रिटिश काल में भूमि से जुड़े नियम व राजस्व वसूली का रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, जब परसों हमने भूमि बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ये, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको कवर किया है। तो भूमि से जुड़े जो रिकॉर्ड होते थे वसूली के, उनका हिसाब किताब रखता था कानून को। अगला है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे या तो थोड़े से डीप पूछे हैं या थोड़े से घुमा के पूछे हैं। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखिए, अशोक के अगर हम पहले के धर्म की बात करें तो ऐसा माना गया पहले कि अशोक जो था ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, लेकिन कल्हण की एक रचना है राजतारंगिनी, उसके अनुसार अगर आपको पूछेगा अशोक किस धर्म का था, तो राजतारंगिनी के अनुसार अशोक शैव धर्म का था। लेकिन बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, उपगुप्त। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो ये प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है यह उड़ीसा में स्थित है। अगला है हमारा एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो जो एलोरा गुफाएं हैं या एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इन दोनों का ही निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, कहाँ स्थित हैं ये? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और एक और प्रश्न बनता है, राष्ट्रकूट का जो वंश है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक था, और इनकी राजधानी मानियाखेत में स्थित थी। ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा दोनों गुफाओं का निर्माण, या दोनों जो स्थल है इनका निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला है टिहरी रियासत का प्रथम वन बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? कल ही हमने बात करी थी, जो टिहरी रियासत का पहला वन बंदोबस्त था ये 1897 में किया गया था। कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, वन बंदोबस्त 1897, भूमि बंदोबस्त 1823। जलीसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? देखिए, जो जलीसेरा बुग्याल है ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। तो 52 का जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत के अंदर जो ये चिश्ती सिलसिला है इसको स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इसका जो प्रमुख केंद्र है, ये भी पूछा जाता है कई बार, तो इसका जो प्रमुख केंद्र है ये है अजमेर। ठीक है, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में ही स्थित है। किस वायसरॉय के शासन काल में
पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये भी प्रश्न आई थिंक उत्तराखंड के अंदर आ चुका है एग्जाम के अंदर, और अदर एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है। पहला फैक्ट्री अधिनियम या फिर पहला कारखाना अधिनियम, ये आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 के अंदर ये आया था। ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 में। अगर बात करें दूसरे कारखाने अधिनियम की तो ये आया था ठीक 10 साल बाद 1891 में, लेकिन उस समय वॉयसरॉय भारत का बदल चुका था, उस समय शासन था लॉर्ड लैंसडाउन का। ठीक है, अगला है महा हिमालय का सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है भोटिया जनजाति। पहले ही मैंने आपको बताया, अगर उत्तराखंड की पूछेगा तो थारू, केवल गढ़वाल की पूछेगा तो जौनसारी, और अगर महा हिमालय की पूछेगा तो भोटिया। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है हमारा रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ था? देखिए, कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका है ये, आपको याद रखना है इसका गठन कब होता है। इसका गठन 1864 के अंदर। कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में स्थापित होती है। नैनीताल नगर पालिका स्थापित होती है 1873 के अंदर। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? देखिए, हिंदू धर्म में विधि निर्माता माना जाता है, पहला विधि निर्माता माना जाता है मनु को। इसी प्रकार आधुनिक युग का जो मनु है या विधि निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की गई थी? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है उसका ऑफिशियल घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद दरबार के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था कि अब भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो कब आया था ये? 1 नवंबर 1858 को। अगर प्रश्न बनता कि ये जो अधिनियम था 1858 का, ये पारित कब हुआ था ब्रिटिश संसद से, तो ये अगस्त में पारित हो गया था, अगस्त 1858 में। लेकिन भारत के अंदर इसको लागू कब से किया गया? 1 नवंबर 1858 से। कहाँ पर पढ़ा गया ये भी पूछा जाता है। इलाहाबाद दरबार के अंदर पढ़ा किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है सास बहू का खेत नाम का स्थल कहाँ स्थित है? तो सास बहू का खेत नामक जो ये जगह है ये कहाँ है? ये बागेश्वर में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हम इसको कर चुके हैं। अगला है उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था 14 मार्च 2020 को, और उत्तराखंड के अंदर जो पहला केस आया था वो आया था 15 मार्च 2020 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन जो लागू हुआ, ये आपको डेट सही याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। किया किसने था? सबको पता है, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? यानी कि ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है या जो नारा है, ये किसने दिया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर इंडिया ही मर गया तो कौन जिएगा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति यानी कि जो मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अंदर सदस्यों की संख्या थी 7, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, अगर पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अंदर एक समिति थी जिसका नाम प्रारूप समिति था, और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। अगला है राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न विजेता कौन है? यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वह जीतने वाली पहली महिला, तो ये है एकता बिष्ट। संबंध इनका क्रिकेट से है। ठीक है, अगला है चंद्रवंश का पहला अभिलेख किस राजा का मिला है? तो चंद्रवंश का जो पहला अभिलेख मिला है यह अभय चंद का मिला है। किसके भूमि बंदोबस्त को सन 80 का भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? तो सन 80 का बंदोबस्त कहा जाता है बेकेट के बंदोबस्त को, जो इसने नवा भूमि बंदोबस्त करवाया था 1863 में। इसी के बंदोबस्त को सन 80 का बंदोबस्त कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न बनता 80 साला बंदोबस्त किसको कहा जाता है, तो 80 साला बंदोबस्त ट्रेल के बंदोबस्त को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आज तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। ये किया गया था 1976 के अंदर। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में
3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, तो संविधान में अगर पूछेगा कितने संशोधन हुए हैं तो याद रखना केवल एक हुआ है, वो भी 1976 में प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं, यानी कि आर्टिफिशियल समझी जाती हैं? तो कौन सी मुद्रा है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, SDR। SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये मुद्रा है IMF की, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी ये रचना मुद्रा है और इसको इन्होंने 1969 में अपनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, किस चंद राजा को रुद्रदत्त पंत जी ने तपस्वी शासक कहा था? तो रुद्रदत्त पंत ने जो उद्योग चंद है इसको तपस्वी शासक कहा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कई बार पूछा जा सकता है किस चंद राजा को तपस्वी शासक कहा जाता है? उद्योग चंद। किसने कहा? रुद्रदत्त पंत ने। ठीक है, दापा पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? दापा यानी कि तिब्बत। तो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो पहला पंवार शासक था वो था विजयपाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लेकिन ये हार गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर प्रश्न बनता दापा पर पहला सफल आक्रमण करने वाला पंवार वंशीय राजा कौन है, तो वो है मानशाह। ठीक है, मानशाह पहले सफल आक्रमण करने वाला है और पहला आक्रमण करने वाला है विजयपाल। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो जो लिग्नाइट कोयला है भारत के अंदर, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण है, ये बनाया गया था 1957 के अंदर। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खेती होती है धान की खेती। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रैवल करता है, घूमता है? तो उसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है अरुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम यूरेनस। ठीक है, तो जो यूरेनस प्लैनेट है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आपको पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक ग्रह और है जो अरुण की ही तरह घूमता है, यूरेनस की ही तरह घूमता है, उसका नाम है वीनस यानी कि शुक्र। रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया था? देखिए, जो ये रवाई परगना है इसे 1824 के अंदर टिहरी रियासत में शामिल किया गया। टिहरी रियासत की स्थापना कई बार पूछी जाती है 1815 के अंदर। टिहरी रियासत को औपचारिक रूप से मान्यता कब दी अंग्रेज़ों ने? 1820 के अंदर। ठीक है, और रवाई परगना कब शामिल हुआ? 1824 में। अगला है, डाक विभाग का पहला ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो डाक विभाग के द्वारा जो पहला ATM स्थापित किया गया राज्य के अंदर, ये स्थापित किया गया देहरादून में। और कब इसकी स्थापना यहाँ पर की गई? तो 14 मई 2015 में इसको स्थापित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इको केव पार्क कहाँ स्थित है? देखिए, जो ये इको केव पार्क है ये स्थित है हमारे नैनीताल के अंदर। बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव हैं? तो ये जो दोनों राज्य उत्सव हैं ये कहाँ के राज्य उत्सव हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है तेलंगाना के। कोडिंग एक प्रक्रिया है, तो कोडिंग क्या है आपने ये बताना है। राइट आंसर है कंप्यूटर निर्देशों को लिखना ही कोडिंग कहलाता है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न बने कंप्यूटर निर्देशों को लिखने को क्या कहते हैं, इसको हम कोडिंग कहते हैं। पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? तो पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था 1992 के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो टिहरी रियासत के अंदर शांति रक्षा अधिनियम ये पारित किया गया 1948 में। देवसारी परियोजना किस जनपद में स्थित है? देखिए, जो ये देवसारी परियोजना है ये किस जनपद में स्थित है आपने बताना है। तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन ए, चमोली जनपद में स्थित है हमारी देवसारी परियोजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसका जो मसौदा तैयार किया था ये तैयार किया था के कस्तूरीरंगन समिति ने। ठीक है, किसने तैयार किया था? के कस्तूरीरंगन समिति ने इसका मसौदा यहाँ पे तैयार किया था। अगला है, हाटकालिका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो हाटकालिका देवी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है,
और जो ऊपर हमने बात करी देवसारी परियोजना, उसकी आपको नदी भी याद रखनी है, वो पिंडर नदी पर स्थित है चमोली जनपद के अंदर, ठीक है। और पिंडर नदी की एक सहायक नदी है काफ़ी प्रसिद्ध, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, पिंडर नदी की सहायक नदी। अगला है गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल के अंदर सरोला सभा बनाया गया था कब? 1904 में। एवलांच पर्वत किस जिले में स्थित है? तो एवलांच पर्वत जो है यह चमोली जनपद में स्थित है। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो खास घास के खुले मैदान जिनको वेल्ड्स कहते हैं ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मानस खंड में पुष्पभद्रा कहा गया है गौला नदी को, ठीक है। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो अपने पिता की ओर से जो मुगल वंश थे ये तैमूर के वंशज थे, ठीक है। और माता की ओर से ये चंगेज खान के वंशज थे, ठीक है। अफगानिस्तान सार्क देशों में कब शामिल हुआ था? तो जो अफगानिस्तान था ये सार्क में शामिल हुआ 2007 में। ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ढोल संग्रहालय की जो लोकेशन है ये गैरसैंण चमोली में स्थित है। गढ़वाल के लोक नृत्य किसकी रचना है? तो गढ़वाल के लोक नृत्य यह रचना है शिवानंद नौटियाल की, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था? तो 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जीता था नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था? तो ये जो ऑर्डर जारी किया था ये औरंगजेब ने किया था, यानी कि औरंगजेब ने कंपनी को बिना कोई शुल्क के व्यापार करने की इजाज़त दे दी थी। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र शहर जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। तो भारत का एकमात्र शहर है ऐसा, वो कौन है? हैदराबाद। ऊखीमठ स्थित धारशिल शिलालेख किस पमार राजा से संबंधित है? देखिए धारशिल शिलालेख का संबंध किससे है? हमें पता है पमार राजाओं से संबंधित है, लेकिन किस पमार राजा का है ये? तो ये अनंतपाल का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब हमने पमार वंश पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे संस्थापक कौन था? कनकपाल था। बाद में 24वां राजा आता है सोनपाल, जो अपनी राजधानी को थोड़ा सा परिवर्तित करता है और उस राजधानी परिवर्तन के बारे में लिखा है इसके शिलालेख के अंदर, ठीक है। अगला है किस नगर को चंपावत का हृदय कहा जाता है? तो चंपावत का हृदय कहा जाता है लोहाघाट को। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अंतिम प्रश्न है आज का, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है ये श्रीरंगपट्टनम में होती है। तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, मैसूर का शेर इसको कहा जाता है। तो आपने कमेंट करके बताना है जब इसकी मृत्यु हुई तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, उसका नाम आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड का जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 6 था। आपके अगले जितने भी एग्जाम हैं उत्तराखंड के ग्रुप सी के हों, चाहे वो वीडियो का हो, वीपीडीओ का हो, यूके SSC के अंदर कनिक सहायक का हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। जनरल पेपर के ऊपर ये बेस्ड था। 40 क्वेश्चन जीएस के, 40 उत्तराखंड के, 20 हिंदी के, उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, साथ में जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। और लगभग 30 मिनट की वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया, मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं आपने पूरा इसको सॉल्व किया होगा। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनकी भी तैयारी को जांचने के लिए उनको कहें कि देखें आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।